प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर पूर्णांक के 11वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 के पहले से चौथे क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे और आज इस लेक्चर में 5वें से लास्ट तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 5वां क्वेश्चन है कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसका पहला पार्ट है कि 26 गुणे -48 धन -48 गुणे -36। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नियम हम अप्लाई करेंगे ये पूर्णांकों के गुणन का, तो आपको याद होगा कि एक वितरित गुण होता है। ठीक है ना, वितरित गुण में क्या होगा, यानी कि इन दोनों पदों में अगर कोई पूर्णांक उभयनिष्ठ है तो उस उभयनिष्ठ को हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, पहले वाले पद में क्या है -48 और दूसरे वाले पद में भी -48 है, तो ये -48 को हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 26 और फिर यहाँ पे कितना बचेगा +-36। ठीक है, अब ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर गुणे का चिन्ह न भी रहे तो उसका मतलब गुणा होता है, तो यहाँ गुणा हो जाएगा। तो -48 गुणे ये हो जाएगा 26 और प्लस और माइनस से विपरीत चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -36। अब इसको घटा दीजिए, -48 गुणे, अब ये एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली संख्या घट जाएगी। तो 36 बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 में से 6 घटेगा 0 और 3 में से 2 घटेगा 1 और अधिक वाला क्या है ऋणात्मक चिन्ह है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हैं, तो हम ये जानते हैं कि अगर ये दोनों समान चिन्ह वाले पूर्णांक हैं तो इनका गुणनफल क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी कि ये हो जाएगा 48 गुणे 10। अब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 480। 48 में 1 का 48 हो गया और ये 0 यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी नंबर सवाल है कि 8 गुणे 53 गुणे -125। तो अब अगर हम ऐसे गुणा करें तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन गुण का अगर ये गुणन के नियमों का, पूर्णांकों के गुणन के नियमों का अगर हम प्रयोग करें तो बहुत ही आसानी से ये गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये पहले हम इन दोनों पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नियम लगाएं, गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 8 गुणे 53 है तो इसके क्रम को बदल दें तो ये हो जाएगा 53 गुणे 8, 53 गुणे 8 और गुणे हो जाएगा ये -125। यहाँ पे गुणन या क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता नियम से, इसी तरह से यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वितरण गुण, वितरण गुण का प्रयोग यहाँ किया गया है। अब ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसके बाद से फिर हम ये साहचर्य गुण का प्रयोग करें। साहचर्य गुण या साहचर्यता या साहचर्य गुण, यहाँ पे ध्यान दीजिए। साहचर्य गुण में क्या होता है कि दो को हम एक समूह में रख करके गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 53 गुणे इसको एक साथ कर ले तो ये होगा 8 गुणे -125। अब ये बराबर हो जाएगा 53 गुणे इसका गुणा करें, अब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2 और 8 × 1 = 8 और 2 10।
ये -1000 होगा। अब एक धनात्मक और एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो इसका गुणनफल ऋणात्मक आएगा। अब इसको बहुत इजी वे में गुणा कर सकते हैं। अब ये लास्ट में 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख लेंगे। 53 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 53, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सी नंबर है कि 15 गुणे -25 गुणे -4 गुणे -10। तो यहाँ पे देखने के बाद ये पता चल जा रहा है कि अगर इसको और इसको गुणा करें तो ये गुणनफल काफ़ी आसान हो जाएगा, यानी कि इसको एक समूह में बना लें तो ये हो जाएगा 15 गुणे -25 गुणे -4 और फिर गुणे -10। अब यहाँ पे हम साहचर्य नियम का प्रयोग किए हैं। ये बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणे, अब ये दोनों ऋणात्मक है तो दोनों ऋणात्मक है तो इसका गुणनफल क्या आएगा, धनात्मक आएगा। और 25 में 4 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, और गुणे ये कितना है -10। ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये गुणनफल कितना होगा, ये 15 गुणे 100 गुणे -10, तो ये हो जाएगा 15 गुणे, यहाँ पे एक ऋणात्मक एक धनात्मक तो ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1000। और फिर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा और ये 15000 हो जाएगा। ठीक है। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे डी में है कि -41 गुणे 102। तो इस गुणन को आसान बनाने के लिए ये जो 110 है इसको अगर हम 100-2 लिख दें और फिर वितरण नियम का प्रयोग कर दें तो बहुत ही आसानी से ये गुणा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -41 गुणे 102 को हम 100-2 लिख सकते हैं। अब ये वितरण नियम का प्रयोग करेंगे तो इसका -41 में 100 का गुणा करेंगे और फिर -41 में 2 का गुणा करेंगे। अब ये बराबर कितना होगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो ऋणात्मक आएगा, और इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 4100। भाई 2 जीरो लिख देंगे, 41 से कम 41, और यहाँ भी क्या है ऋणात्मक आएगा, ऋण में धन का गुणा होगा तो ऋण होगा, और इसका गुणनफल 2 1 कम 2 और 2 चौको 8। अब ये दोनों ऋणात्मक है इसलिए जुट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 और फिर 1 4, ये -4182 हो जाएगा। ठीक है। ये ई नंबर में देखिए ये 625 गुणे -35 प्लस -625 गुणे 65। आपको याद होगा कि अगर इन दोनों संख्याओं में कोई भी एक ऋणात्मक हो, अगर ये ऋण हम यहाँ लिखें यहाँ धन लिखें तब भी उसका मान क्या होगा, वही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस इसको यहाँ पे लिख दें इसके साथ, तो -625 गुणे 35 और धन यहाँ -625 गुणे 65। अब ये दोनों पदों में देखिए -625 उभयनिष्ठ है, तो वितरण नियम का हम प्रयोग करेंगे तो -625 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ है तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 35 धन 65। फिर ये बराबर हो जाएगा -625 और यहाँ पे गुणे का चिन्ह हो जाएगा -625, इसको गुणा करेंगे, ये जोड़ेंगे तो ये 5 और 5 10, 6 3 9 और 1 10, और इसका गुणनफल एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो गुणनफल क्या आएगा ऋणात्मक, और ये हो जाएगा 625, ये 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है। ये f है 7 गुणे 50 ऋण 2, तो यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट के बाहर पूर्णांक है तो फिर यहाँ पे वितरण नियम लगेगा, तो ये बराबर हो जाएगा 7 गुणे 50 माइनस 7 गुणे 2। अब इसका गुणा करेंगे तो 0 7 5 35
और -7 दूनी 14। अब इसको घटा दें, 10 में से 4 घटेगा 6, यहाँ 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जी है -17 गुणे -29। तो इसको आसान बनाने के लिए ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -17 गुणे ये -30 धन a। -30 धन a कितना होगा? -29। और इसके बाद अब हम यहाँ पे वितरण नियम का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा -17 गुणे -30 और धन -1 गुणे -17 या -17 गुणे 1। अब ये देखिए दोनों ऋणात्मक है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 17 तियाँ 51, 510 हो जाएगा और यहाँ पे -17 हो जाएगा। अब इसको घटा दें तो 10 में से 7 घटेगा 3 और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 10 में से 1 गया 9 और फिर ये 493, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे h में आप देखिए ये -57 गुणे -19 है, दोनों ऋणात्मक है। तो जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। तो ये बराबर हो जाएगा 57 गुणे 19। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 57 है तो चूंकि हम जानते हैं कि एक पूर्णांक संख्याओं का गुणात्मक तत्समक होता है, यानी कि अगर किसी पूर्णांक में 1 का गुणा करें तो वही संख्या हमें प्राप्त होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 57 गुणे 1। ठीक है। अब यहाँ पे हम वितरण नियम का प्रयोग कर देंगे। दो पद यहाँ पे हो गए और दोनों पदों में 57 क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पहले वाले पद में 19 बचेगा और दूसरे वाले पद में 1 बचेगा। फिर ये बराबर कितना होगा? 57 गुणे 19 और 1 कितना होगा? 20 और ये बराबर हो जाएगा 0, 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10 और 10 और 1 11, 1140, ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 5वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। छठा क्वेश्चन है कि किसी हीमीकरण प्रक्रिया में, हीमीकरण का मतलब क्या हुआ? ठंडा करना। ठीक है ना, ठंडा करना। ठंडा करने का मतलब कि तापमान को कम करना। तो किसी हीमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी कि वर्तमान में कमरे का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यानी कि प्रति घंटे 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना है। तो इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो यहाँ कम करने का मतलब क्या हुआ कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमको दिया क्या चीज़ है? कमरे का तापमान, कमरे का तापमान बराबर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, 1 घंटे में तापमान में परिवर्तन कितना होता है? यानी कि 1 घंटे में तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है? तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 घंटे में तापमान में परिवर्तन, चूँकि 1 घंटे में तापमान में परिवर्तन ये बराबर कितना होगा? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन कम हो रहा है तो कम के लिए यहाँ पे ऋण लगा देंगे। ठीक है। तो अब 1 घंटे में तापमान में परिवर्तन -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद, यानी कि 10 घंटे में कितना परिवर्तन होगा पहले ये निकाल लें। तो इसलिए 10 घंटे में तापमान में परिवर्तन ये बराबर हो जाएगा
5 डिग्री सेंटीग्रेड गुणे 10 और ये बराबर हो जाएगा -50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना हुआ, फिर दोनों को हम जोड़ दें। तो इसलिए 10 घंटे बाद कमरे का तापमान ये बराबर हो जाएगा, कितना था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस -50 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ प्लस माइनस है तो फिर विपरीत चिन्ह है तो ऋण हो जाएगा। तो ये हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड -50 डिग्री सेंटीग्रेड, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो घटेगा, यहाँ पे हो जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। तो फिर से एक बार देखिए कि यहाँ पे कमरे का तापमान कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, यानी कि 1 घंटे में तापमान में परिवर्तन -5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 घंटे में 10 गुना हो जाएगा। अब 10 घंटे बाद कमरे का तापमान, इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान निकल जाएगा। ये 7वां क्वेश्चन है कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक, यानी कि सही उत्तर, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सही उत्तर के लिए 5 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिया जाता है, और अगर सवाल को नहीं किया गया है, यानी कि प्रयत्न नहीं करने पर 0 अंक दिया जाता है। ठीक है, तो पहला सवाल है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। तो 4 प्रश्नों का सही, एक सही पर 5, तो 4 सही पर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4, ये 20 हो जाएगा। अब 6 प्रश्न गलत करता है, तो 6 प्रश्न गलत करता है तो फिर ये कितना हो जाएगा, 6 गुणे -2, ये -12 हो जाएगा। फिर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो मोहन द्वारा प्राप्त अंक मालूम हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे कि 4 सही प्रश्नों में प्राप्त अंक, 4 सही प्रश्नों के लिए प्राप्त अंक, ये बराबर हो जाएगा कितना, 4, 1 पर 5 मिलेगा, 4 × 5 = 20, और 6 गलत प्रश्नों के लिए 6 गलत प्रश्नों के लिए प्राप्त अंक, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणे -2, तो ये -12 हो जाएगा। इसलिए मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक, मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे ये 20 अंक हुआ, ये 12 अंक हुआ, तो यहाँ पे 20 धन -12, ये हो जाएगा 20 -12, और ये हो जाएगा 8 अंक। यानी कि मोहन ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, 8 अंक प्राप्त किए। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 7वें का दूसरा है कि रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत। तो 5 उत्तर सही के लिए टोटल अंक कितना हो जाएगा, 1 अंक सही पर 5 मिलता है, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। और 5 उत्तर गलत हैं, तो 1 गलत पर -2, तो 5 गलत पर 5 गुणे -2, ये -10 अंक हो जाएंगे। अब उसको कुल कितने अंक मिले, तो रेशमा द्वारा प्राप्त कुल अंक 25 धन -10 या 25 ऋण 10, ये बराबर 15 अंक। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।
ये तीसरा पार्ट इसका है कि हिना ने कुल 7 प्रश्न किए, यानी कि 10 में से 7 की, जिसमें से 2 का उत्तर सही और 5 का उत्तर गलत है। तो सही उत्तर पर कितना हो जाएगा? 2 पचे 10, एक प्रश्न के लिए 5 अंक, तो 2 प्रश्नों के लिए 10 अंक हो जाएंगे। और 5 गलत प्रश्नों में प्राप्त अंक, एक गलत पर -2 अंक मिल रहा है, तो 5 पर 5 गुणे -2 यानी कि -10 हो जाएगा। अब हिना द्वारा प्राप्त कुल अंक, यानी कि सही और गलत पर कितना मिला? 10 धन -10। अब ये 10 यहाँ प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ ऋण हो जाएगा। 10 - 10 ये कितना होगा? 0, यानी कि हिना को कितना मिला? 0 अंक मिला। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। 8वां क्वेश्चन है कि एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। तो लाभ को हम +8 से प्रदर्शित करेंगे। और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपया प्रति की दर से हानि होती है, तो हानि का मतलब -5 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें इसका पहला सवाल ये कह रहा है कि किसी महीने में वह 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर वो 1 बोरी सीमेंट बेचता है, 1 बोरी, तो कितना उसे राशि प्राप्त होती है? धन 8। और एक बोरी सफ़ेद सीमेंट बेचने पर उसको प्राप्त राशि कितनी है? धन 8। और एक स्लेटी रंग की सीमेंट, 1 बोरी स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर उसको कितनी धन राशि प्राप्त होती है? -5। अब सवाल ये है कि 3000 बोरियां सफ़ेद और 5000 बोरियां स्लेटी, तो 3000 बोरियां बेचेगा सफ़ेद सीमेंट, तो कितना होगा? इसमें 3000 का हम गुणा कर देंगे, और 5000 स्लेटी, तो फिर इसमें हम 5000 का गुणा कर देंगे, और दोनों को गुणा करके जोड़ देंगे। तो अगर धनात्मक आएगा तो इसका मतलब लाभ होगा, और ऋणात्मक आएगा तो हानि होगा। ठीक है। अब इसी को यहाँ पे हम करते हैं। तो 1 बोरी सफ़ेद सीमेंट बेचने पर कंपनी को प्राप्त राशि, 1 बोरी सफ़ेद सीमेंट बेचने पर कंपनी को प्राप्त राशि, ये बराबर कितना हो जाएगा? 8 रुपये। और 1 बोरी स्लेटी सीमेंट, 1 बोरी स्लेटी सीमेंट बेचने पर कंपनी को प्राप्त राशि, ये बराबर हो जाएगा कितना? -5 रुपये। तो अब इसमें ए नंबर हो जाएगा 3000 बोरी सफ़ेद, 3000 बोरी सफ़ेद सीमेंट से प्राप्त राशि, ये बराबर कितना होगा? 1 बोरी में 8 रुपया, तो 3000 में 8 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3000 गुणे 8, ये बराबर 24,000 रुपये हो जाएगा।
24,000 रुपये। अब 5,000 बोरी वो स्लेटी सीमेंट बेचती है, तो 5,000 बोरी स्लेटी सीमेंट से प्राप्त राशि ये बराबर कितना हो जाएगा, 5,000 गुणे -5, और ये बराबर हो जाएगा -25,000 रुपये। ठीक है, तो इसलिए कुल प्राप्त राशि, कुल प्राप्त राशि दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24,000 धन -25,000, और ये बराबर हो जाएगा 24,000 -25,000, और ये -1,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे यह जो ऋणात्मक चिन्ह है वो ये प्रदर्शित करता है कि कंपनी को 1,000 रुपये की हानि हुई है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि कंपनी को 1,000 रुपये की हानि हुई है। कंपनी को 1,000 रुपये की हानि हुई है। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। 8वें का दूसरा क्वेश्चन है कि यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6,400 है तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट, प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके बुक में सफ़ेद सीमेंट के स्थान पर ये स्लेटी सीमेंट दिया हुआ है जो मिसप्रिंट है। स्लेटी सीमेंट के स्थान पर यहाँ सफ़ेद सीमेंट होगा। तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियाँ बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक स्लेटी सीमेंट बेचने पर उस कंपनी को 5 रुपये की हानि होती है। तो अगर 6400 यानी कि 6,400 बोरियों को बेचेगा तो उसको कितनी हानि होगी, 5 गुना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे, चूँकि यहाँ हम हानि लिख दिए हैं इसलिए यहाँ ऋण 5 नहीं लिखेंगे। तो ये 6,400 में 5 का हम गुणा कर देंगे तो 6,400 बोरियों पर कितना उसे हानि हुआ ये पता चल जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 32,000 रुपये। ठीक है, अब सवाल ये कह रहा है कि सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो न तो हानि। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इतना रुपया हानि हो रहा है तो इतना रुपये लाभ के लिए वो कितनी सफ़ेद सीमेंट की बोरियों को बेचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 8 रुपये लाभ के लिए सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी है, 1, यानी कि एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी पर उसे 8 रुपये का लाभ होता है। तो अगर 1 रुपया लाभ के लिए तब सीमेंट की बोरियाँ कितनी हो जाएगी, 1/8, तो इसलिए 32,000। 1/8 में क्या होगा, 32,000 का ये गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है।
32,000 और ये कट जाएगा तो 8 चौको 32, ये 4,000 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 4,000 अगर वो बोरी बेचेगा तो 32,000 रुपये लाभ होगा और हान भी उसको कितना हो रहा है 32,000। इसका मतलब क्या हुआ कि 4,000 बोरियां बेचने पर सफ़ेद सीमेंट की 4,000 बोरी अगर वो कंपनी बेचती है तो उसे लाभ होगा और न ही हानि होगी। ठीक है, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है -3 × 27। तो आप ये जानते हैं कि अगर दो पूर्णांकों में एक ऋणात्मक हो, यहाँ पे हमको इनका गुणनफल क्या मिलना चाहिए धन। तो धन कब होगा, यहाँ पे ऋण है तो दोनों अगर ऋण ऋण हो, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो या दोनों धनात्मक पूर्णांक हो तब ये ऋण मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो पूर्णांक होगा उसका चिन्ह क्या होगा, ऋण होगा। ठीक है, अच्छा अब कौन सा पूर्णांक होगा, इस 3 का इसमें हम भाग करें तो 3 9 27 9 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा पूर्णांक लिखाएगा -9। फिर अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए ये ऋणात्मक है, अब यहाँ पे ये धनात्मक है तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का जब गुणा करेंगे तब ऋणात्मक मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो कौन सा पूर्णांक ऋणात्मक होगा। अब इस 5 का इसमें आप भाग कर दीजिए तो 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, यानी कि यहाँ पे -7 होगा। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए ये -56 है तो -56 हमें कब मिलेगा, जब दोनों पूर्णांकों में एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो। तो पहले से ये क्या है, ऋणात्मक है, पहले से ऋणात्मक है तो एक धनात्मक होगा। अब धनात्मक होगा तो कितना होगा, 8 का इसमें भाग लगाइए, 8 सत्ते 56 तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका धनात्मक मिल रहा है, ये ऋणात्मक है तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। अब यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, 132 में 12 से भाग लगाइए तो ये कितना होगा, 12 एकम 12, 3 में से 2 गया 1, 12। इसका मतलब कितना होगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, -11। ठीक है, तो ये पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया और मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।